आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्शन की नीड होती क्यों है? नॉर्मली लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की कोई नीड नहीं है। रिप्रोडक्शन की नीड कब होती है? जब ऑर्गेनिज्म को अपने ही जैसी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या अपनी स्पीशीज को मेंटेन करना है। नॉर्मली लाइफ को मेंटेन करने के लिए लाइफ प्रोसेसेस की नीड है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन है या रेस्पिरेशन है। मेन यही है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन से हमें लॉट ऑफ एनर्जी नीड मिलती है, बहुत सारी एनर्जी मिलती है हमें। तो रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी नए इंडिविजुअल को लाने के लिए बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी की नीड होती है। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि फिर रिप्रोडक्शन क्यों करना? सपोज कोई एक इंडिविजुअल है, अगर वो अकेला है और उसके जैसा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? हम उस ऑर्गेनिज्म को नहीं पहचान पाएंगे कि वो कैसा है, क्या है, कैसे बिहेव करता है, क्या उसके कैरेक्टर्स हैं, किस तरीके से वो रहता है। लेकिन उसी के जैसी अगर पूरी की पूरी स्पीशीज होगी, तो स्पीशीज के डिफरेंट इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर्स को स्टडी करके हम ये पहचान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल किस टाइप का है। तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन क्या हुआ? रिप्रोडक्शन हुआ जिसमें ऑर्गेनिज्म नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल अपने जैसी, अपने ही जैसा बॉडी डिजाइन, अपने, यहाँ हम सिंपल सा कह सकते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन। ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन का मतलब हो गया कि उसका डीएनए भी सेम होगा। डीएनए सेम होगा, जो कैरेक्टर्स इनहेरिट होंगे, कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आएंगे, वो भी सेम होंगे। नॉर्मली क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम्स करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के लिए जितने भी कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, उनको लाने के लिए जो एक हेरिडिटरी यूनिट है, जीन्स, उसे कैरी करते हैं। तो जो डीएनए प्रेजेंट होता है सेल के न्यूक्लियस में, वो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है बहुत सारे प्रोटीन्स का। और कहीं पर कोई एक भी प्रोटीन अगर चेंज हो जाता है तो वहां पर आ जाता है वेरिएशन, वहां पे कैरेक्टर्स हो जाते हैं डिफरेंट, बॉडी डिजाइन चेंज हो जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी डिजाइन से मतलब हो गया कि डीएनए का इनहेरिटेंस, राइट। अब देखो, रिप्रोडक्शन को हम और क्या कह सकते हैं? दैट इट इज अ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अर्थ पर लाइफ कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ ब्रिज टू हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफर होता है फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। देखो ऑफस्प्रिंग भी क्यों बना? क्योंकि रिप्रोडक्शन हुआ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है डॉटर या सन, बच्चे। ठीक है, तो पेरेंट से डॉटर सेल्स में जब भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, वो होते हैं बिकॉज ऑफ द कॉपीइंग ऑफ डीएनए। डीएनए की अगर कॉपी हो जाएगी, मतलब सेम डीएनए ट्रांसफर होगा फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कैरेक्टर्स है वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अभी मैंने बताया कि डीएनए कॉपीइंग फुल प्रूफ एक्सरसाइज नहीं है। डीएनए क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोटीन्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर प्रोटीन्स के कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा भी डिफरेंट होगा, डिफरेंस आ जाएगा, माइन्यूट चेंज होगा, थोड़ा सा भी चेंज आ जाएगा, तो क्या होगा? जो डीएनए है ऑफस्प्रिंग का, जो ऑफस्प्रिंग का ब्लूप्रिंट है, वो चेंज हो जाएगा। अब नॉर्मली क्या होता है, एडवर्स कंडीशंस में कई बार ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करते हैं। जैसे हमारा जो कंडीशंस है, वेदर है हमारे नेचर का, वो कई बार ग्लोबल वार्मिंग होती है, कई बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। उस कंडीशन में क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाते। तो ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस का मतलब क्या हो गया कि अगर वेरिएशंस हैं प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, वेरिएशंस कौन से? यूजफुल वेरिएशंस, जो कि उन एडवर्स कंडीशंस में ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में हेल्प करेंगे, तब तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा, अदरवाइज ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करेगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि डायनासोर्स हुए थे। डायनासोर्स क्या थे? डायनासोर्स जब आए थे उस समय की जो कंडीशंस थी, जब अर्थ में चेंजेस आए, अर्थ में चेंजेस आने पर जो कंडीशंस डायनासोर्स के लिए नेसेसरी थी, एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो खत्म हो गई, तो डायनासोर्स भी एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, नाउ
अब आ जाता है कि रिप्रोडक्शन होता कितने टाइप का है। रिप्रोडक्शन जनरली दो टाइप का होता है, दैट इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction, it is further of 6 types: fission, budding, spore formation, regeneration, fragmentation, vegetative propagation, right? And sexual reproduction, it is of 2 types, that is the unisexual organisms में और bisexual organisms में sexual reproduction अलग-अलग तरीके से होता है. Now fission it is again of 2 types, that is the binary fission and the multiple fission. Now we will discuss about the asexual reproduction. Asexual reproduction क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म जब सिंगल पेरेंट से डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, तब हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्स सेल्स या गैमेट्स ये क्या है? अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं या गैमेट्स की बात करते हैं तो सेक्स सेल्स हो जाते हैं स्पर्म्स एंड ओवम इन केस ऑफ एनिमल्स, and sperm and pollen grain and ovum in case of plants. ठीक है, तो these sex cells, अगर ये sex cells या gametes इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उस केस में अगर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तब हम उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जब नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है फ्रॉम 2 पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ सेक्स सेल्स, मतलब कि गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवम, अगर ये यूज हो जाते हैं तब नया ऑर्गेनिज्म अगर प्रोड्यूस होता है तो हम कहेंगे उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. डिफरेंस क्या है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है फीमेल और मेल गैमेट्स का, फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल सेक्स सेल्स का. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट प्रोड्यूस नहीं होता. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट और ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं आइडेंटिकल? क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स आते हैं मदर से और कुछ कैरेक्टर्स आते हैं फादर से. अगर हम प्लांट्स में भी लेते हैं तो कुछ कैरेक्टर्स आ गए मेल प्लांट से, कुछ कैरेक्टर्स आ गए फीमेल प्लांट से. जो ऑफस्प्रिंग जो बनेगा वो टोटली डिफरेंट होगा फ्रॉम द पेरेंट्स, आइडेंटिकल नहीं होगा. फिजिकल लुक भी में, मतलब जैसे चेहरा है वो कैसा बनेगा जरूरी नहीं है मदर की तरह हो या फादर की तरह हो, दोनों का मिक्स हो सकता है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग है वो टोटली कंप्लीट आइडेंटिकल होता है विद इट्स पेरेंट, अपने पेरेंट्स से. जैसा पेरेंट होगा वैसा ही ऑफस्प्रिंग होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लोअर होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टर होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आ जाते हैं. अभी मैंने बताया था वेरिएशंस क्या होते हैं. अगर डीएनए कॉपिंग में, मतलब डीएनए के ट्रांसफर में थोड़ा सा भी माइन्यूट सा भी डिफरेंस आ जाता है, बहुत हल्का सा भी डिफरेंस आ जाता है, तो वेरिएशन आ जाता है. वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस इन कैरेक्टर्स. ठीक है, जैसे अभी बताया था कि एडवर्स कंडीशंस में कुछ ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाते हैं लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करते. क्यों सर? जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं इसका मतलब क्या है? उनके अंदर वेरिएंट रेजिस्टेंस यानी कि क्लाइमेट रेजिस्टेंस कैरेक्टर्स आ गए, वेरिएशंस आ गए, तो वो उन एडवर्स कंडीशंस में सरवाइव कर जाएंगे. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता, तो एडवर्स कंडीशंस में वो सरवाइव नहीं करेंगे या वो अपने चारों तरफ कोई सिस्ट या कुछ ऐसा कैरेक्टर डेवलप कर लेंगे जिससे कि वो सरवाइव कर सके. ठीक है, नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन. एक साथ बहुत सारे इंडिविजुअल्स डेवलप हो जाते हैं. ज्यादातर लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में ये इंपॉर्टेंट होता है, कॉमन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली फेवरेबल कंडीशंस में होता है और बहुत ज्यादा फूड प्रेजेंट होता है उस केस में होता है. मेथड्स अभी मैंने बताए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, that is fission, budding, spore formation, regeneration, fragmentation and vegetative propagation. सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे फिशन. फिशन क्या है? कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया
अगर या दो से ज्यादा आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स में स्प्लिट हो जाता है या डिवाइड हो जाता है तो हम कहते हैं इट इज फिशन। फिशन का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इनटू टू और मोर देन टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स, डॉटर सेल्स। ठीक है, जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में फिशन होता है। दो टाइप का होता है, बाइनरी फिशन एंड सेकंड वन इज द मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है, बाइनरी फिशन में कोई भी एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म जनरली दो न्यू ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, लिशमानिया, बैक्टीरिया एटसेट्रा। अमीबा सेल जब अपनी मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ पर पहुंच जाता है, देखो दिस इज द बाइनरी फिशन इन अमीबा। ये अमीबा है, अमीबा में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर होता है अमीबा का कि किसी भी प्लेन में डिवाइड हो जाता है। ये किसी प्लेन में डिवाइड होने का मतलब है क्योंकि अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, अमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है, तो इसलिए इसको हम किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं एट एनी रेडियस। ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है बाइनरी फिशन इन अमीबा में, पहले न्यूक्लियस लेंथन होता है, लंबा होता है, और उसके बाद दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद में जब डॉटर न्यूक्लियाई में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो साइटोप्लाज्म इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब साइटोप्लाज्म कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो बाद में साइटोप्लाज्म भी इस तरीके से लेंथन हो जाता है, और लेंथन होने के बाद में दो डॉटर अमीबा में डिवाइड हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस अमीबा के अंदर सबसे पहले क्या डिवाइड हुआ, अमीबा के अंदर सबसे पहले डिवाइड हुआ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हुआ, उसके बाद में साइटोप्लाज्म ने डिवाइड होना स्टार्ट किया। साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हो जाता है तो दो डॉटर अमीबी बन जाते हैं। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज लिशमानिया। लिशमानिया क्या है, लिशमानिया की पर्टिकुलर शेप होती है, लिशमानिया अपनी शेप चेंज नहीं करता, तो इसलिए लिशमानिया में जब डिवीजन होता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेन में होता है दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। विद रिस्पेक्ट टू फ्लैजिलम होता है, फ्लैजिलम पहले डिवाइड होता है, दो में डिवाइड हो गया फ्लैजिलम, जो डॉटर फ्लैजिलम है ये दोनों एक्सटेंड होने स्टार्ट हो गए। उसके बाद पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में साइटोप्लाज्म में डिवीजन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद फर्दर दो डॉटर लिशमानिया बन गए। तो बेसिक डिफरेंस क्या है अमीबा और लिशमानिया में, अमीबा को हम किसी भी प्लेन में डिवाइड हो जाता है, लेकिन लिशमानिया एक स्पेसिफिक प्लेन या लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में ही डिवाइड होता है। नाउ व्हाट अबाउट मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन क्या होता है, मल्टीपल फिशन में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, नए ऑर्गेनिजम्स, डॉटर ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं एक सिंगल पेरेंट से। जैसे प्लाज्मोडियम का एग्जांपल अगर हम लेंगे तो प्लाज्मोडियम क्या है, इट इज अ प्रोटोजोन, प्रोटोजोन है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में सरवाइव करता है, नॉर्मली मलेरियल पैरासाइट है। अगर मलेरिया से डिजीज पर्सन को फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो काटती है तो प्लाज्मोडियम उसके स्टमक में चला जाता है। स्टमक में जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती, ये अपने चारों तरफ एक सिस्ट डेवलप कर लेता है। सिस्ट डेवलप करने के बाद में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई में, उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने आप को एक्यूमुलेट कर लेता है। जब साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाता है तो बहुत सारे डॉटर प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है सिस्ट ब्रेक कर जाती है और ये डॉटर प्लाज्मोडियम स्प्रेड हो जाते हैं इनटू द ब्लड ऑफ द हेल्दी पर्सन, जिसे बाद में फीमेल मॉस्किटो एनाफिलिस मॉस्किटो काटती है। ठीक है, सो दिस इज द मल्टीपल फिशन। तो मेन क्या हो गया, बाइनरी फिशन में सिंगल पेरेंट से दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, लेकिन मल्टीपल फिशन में सिंगल पेरेंट से बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिजम्स, डॉटर सेल्स बन जाते हैं। नाउ बडिंग, बडिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग में क्या होता है, जनरली बड क्या है, बड है एक आउटग्रोथ, आउटग्रोथ पेरेंट बॉडी से जब बनती है, कहां पर बनती है, जहां पर रीजेनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप होती है, वो आउटग्रोथ नॉर्मली एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने के बाद में डिटैच होके एक नया इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बना देती है। तो बडिंग में क्या होता है,
पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रा का, तो हाइड्रा में क्या है, एक स्मॉल आउटग्रोथ बड बन जाती है ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी बाय द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ इट्स सेल्स। अब देखो माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्या हो गया, माइटोसिस और मियोसिस दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। दोनों आप लोग के सिलेबस में 10th क्लास में नहीं है, लेकिन हल्का सा इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ। माइटोसिस जनरली उन सेल्स में होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और मियोसिस होता है उन सेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता, सिर्फ माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस होता है उस पोर्शन में जहां पर रीजेनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। रीजेनरेटिव सेल्स का मतलब हो गया जहां पर इजीली रीजेनरेशन होता है, नए सेल्स बन जाते हैं और नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रा में ये पोर्शन है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलेगी जिसे हम कहते हैं बड। जब ये बड बन जाती है तब बड में माउथ और टेंटिकल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जब ये कंप्लीट मैच्योर हो जाती है बड, तो आफ्टर कंप्लीट मैच्योरेशन ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और डिटैच होके एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लेती है। सो क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इसकी? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि बट इट इज टोटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। पेरेंट से टोटली आइडेंटिकल है, डीएनए एग्जैक्टली अलाइक है विद द पेरेंट। जैसा पेरेंट का डीएनए है वैसा ही इस बड का डीएनए है, नए ऑर्गेनिज्म का या डॉटर हाइड्रा का डीएनए है। इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएशन नहीं है यहाँ पर, और वेरिएशन नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज, यहाँ पर डीएनए कॉपिंग एग्जैक्टली सेम हो गई जैसे कि इस पेरेंट हाइड्रा के अंदर है। नाउ सेकेंड जो एग्जाम्पल है बडिंग का, विच इज दैट इज द ईस्ट। ईस्ट क्या है? इट इज अ फंगस। जो पेरेंट ईस्ट है ये एक बड डेवलप कर लेती है अपने अपर एंड पर। न्यूक्लियस पेरेंट सेल का डिवाइड करता है और उसके बाद में एज आउटग्रोथ ये डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है और बिगर होती चली जाती है साइज में। बिगर बड़ी होने के बाद में या तो ये डिटैच कर लेगी, अपने आप को अलग कर लेगी एक नए इंडिविजुअल की फॉर्म में, या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये एक और नया डॉटर ईस्ट सेल डेवलप कर देगी। जब एक और नया डॉटर ईस्ट सेल डेवलप करेगी तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा और हम एक चेन ऑफ ईस्ट सेल्स देखते हैं इस पेरेंट ईस्ट सेल के ऊपर। सो दिस इज बडिंग इन ईस्ट। नेक्स्ट वन इज द स्पोर फॉर्मेशन। सो व्हाट इज स्पोर? नॉर्मली हम लोग 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि जो कुछ फंगस होती हैं उन फंगस के अंदर या कुछ टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स भी होते हैं। उस केस में भी क्या होता है कि कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। ये एग्जांपल यहाँ पर राइजोपस का है। राइजोपस क्या है? इट इज अ फंगस, जनरली ब्रेड मोल्ड कहा जाता है इसको। जब हम अपने घर में ब्रेड रखते हैं, अगर हम उसको मॉइस्ट कर दें, गीला कर दें और कुछ टाइम के लिए 1-2 दिन के लिए छोड़ दें तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग डेवलप हो जाती है। दैट कोटिंग इट इज नोन एज राइजोपस। तो राइजोपस जनरली क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है जिसे हमने कहा हाइफी। स्टेम है ये, इसे हमने हाइफी कहा। दिस इज हाइफी, ये हाइफी है। हाइफी है, हाइफी में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा विच इज नोन एज स्पोरेंजियम। अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज हैं स्पोर्स, थिक प्रोटेक्टिव वॉल होती है इनके चारों तरफ। जैसे ही फेवरेबल टाइम आता है, मतलब कि अनफेवरेबल टाइम खत्म होता है और फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, स्पोर्स या स्पोरेंजियम ये ब्रेक कर जाता है, बर्स्ट कर जाता है, और बर्स्ट करने के बाद में स्पोर्स चारों तरफ फैल जाते हैं, दूर दूर तक फैल जाते हैं। जहां पर भी स्पोर्स गिरेंगे वहां पर एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। एक बार फिर से राइजोपस को स्टडी कर लेते हैं। राइजोपस इट इज अ फंगस और ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। राइजोपस नॉर्मली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हाइफी से मिलके बनता है। राइजोपस में ऊपर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर
स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। स्पोर्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज हैं जिनके चारों तरफ प्रोटेक्टिव वॉल प्रेजेंट होती है। स्पोर्स जनरली अनफेवरेबल कंडीशंस में डेवलप होते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस या सुटेबल मीडियम मिलता है स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है और बर्स्ट होने के बाद में स्पोर्स दूर दूर तक फैल जाते हैं और हर स्पोर एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। नाउ रीजेनरेशन, process of getting back of full organism from its body part, it is called as regeneration. It is the ability of organisms to develop their lost part. Some organisms have high regenerative capacity. It is also a means of reproduction. For example, simple animals like hydra and planaria. देखो नॉर्मली क्या होता है, अभी हमने हाइड्रा में हमने बडिंग पढ़ा। बडिंग क्या है? इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग में क्या था? बडिंग में एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप हो गई थी इनटू द पेरेंट बॉडी। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है? रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स में डिवाइड होना। तो यहाँ पर भी क्या है कि अगर प्लेनेरिया बाय चांस 2 या 2 से 3 ज्यादा पार्ट्स में कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो हर पार्ट अपना एक इंडिविजुअल प्लेनेरिया में डेवलप हो जाएगा। और डेवलप कैसे होगा? बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स which are known as regenerative cells which redivide to form a mass of cells. स्पेशलाइज्ड रीजेनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लेनेरिया के अंदर या हाइड्रा के अंदर, जो कि बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और हर सेल एक पर्टिकुलर या डिफरेंट सेल टाइप या डिफरेंट टिश्यूज में डेवलप हो जाता है। इसे हम ऑर्गेनाइज सीक्वेंस कहते हैं डेवलपमेंट का। यही सेम केस प्लेनेरिया के साथ है, सेम केस यहाँ पे हाइड्रा के साथ में हो गया। प्लेनेरिया फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में मिलता है, तो इसमें अभी यही है कि अगर ये किसी तरीके से कट जाता है दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में, या हाइड्रा 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में कट जाता है, तो हर पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज रीजेनरेशन। फ्रेगमेंटेशन अभी मैंने बताया, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, देखो प्लेनेरिया और हाइड्रा क्या थे? वो भी सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, तो उनमें भी फ्रेगमेंटेशन हुआ था। डिफरेंट पार्ट्स में कटने का मतलब हो गया फ्रेगमेंट्स में या तो टूट जाना या कट जाना। वही सेम केस यहाँ पर है फ्रेगमेंटेशन में। स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो ज्यादातर सी बीचेस पे मिलता है। सी बीचेस में लॉन्ग थ्रेड की फॉर्म में मिलता है, फिलामेंट्स की फॉर्म में मिलता है। जब भी स्पायरोगैरा 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, तो हमेशा 2 या 2 से ज्यादा उतने ही इंडिविजुअल स्पायरोगैरा डेवलप हो जाते हैं, रीजेनरेट हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय रीजेनरेशन। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? जब ओल्ड प्लांट से, जो पुराने हो चुके प्लांट्स हैं, उनकी स्टेम, लीव्स या रूट से नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं विदाउट यूजिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जैसे ग्रीन ग्रास है, कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है या ठंड पड़ती है तो ग्रास या घास सूख जाती है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है, बारिश हो जाती है, या अगर हम इरिगेट कर दें उस घास को, तो क्या होगा कि जो पुरानी घास की स्टेम है उससे नई स्टेम डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है और जो घास है वो पूरे के पूरे फील्ड को कवर अप कर लेती है। उसी तरीके से ब्रायोफिलम प्लांट्स हैं, ब्रायोफिलम जो लीफ है वो उसके एजेस पर इस तरीके की बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं, और जब बर्ड्स ये फुली मैच्योर हो जाती हैं, डिटैच हो जाती हैं, जमीन पर गिर जाती हैं और एक नए प्लांट में डेवलप हो जाती हैं। पोटैटो, इट इज स्टेम है ये। इस पोटैटो में कई बार ये आई की शेप के हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ये जो आई शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहते हैं जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। इन्हीं में हमें कई बार बर्ड्स दिखाई देती हैं जिन्हें हम अंकुर कहते हैं, कि पोटैटो में, आलू में अंकुर फूट गए। इसका मतलब क्या है कि वहां पर बर्ड्स डेवलप हो गई, और जब बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। जहां पर भी ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स सॉइल में प्रेजेंट होंगी, मतलब सॉइल में कैसे प्रेजेंट होंगी? ऐसे तो प्रेजेंट होंगी नहीं,
पोटैटो को, आलू को अगर हम जमीन पर छोड़ देते हैं, सॉइल के अंदर छोड़ देते हैं, तो जितनी भी ये जर्मिनेटिंग आइबर्ड्स हैं, ये सारी की सारी इंडिविजुअल प्लांट्स में डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर मान लो हमें पोटैटो की, आलू की खेती करनी है, तो क्या करते हैं, इसको इतने ही पीसेस में काट दिया जाता है और उसके बाद में जमीन में इनको लगा दिया जाता है, तो एक आइब से एक प्लांट डेवलप हो जाता है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है कि सिंगल प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं आर्टिफिशियली। मैन मेड मेथड है ये, इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये होता है कटिंग के थ्रू। कई बार क्या होता है, बारिश के टाइम में या जब रेनी सीजन आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक छोटी सी डंडी काटते हैं और कह देते हैं कि देखो ये तो ऐसे ही हो जाएगी, इसकी स्टेम लगा दो, नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, शार्प नाइफ से स्टेम की कटिंग कर दी जाती है और उसके बाद में जो कट पीस है स्टेम का, उसको हम जमीन में लगा देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, उस पीस के अंदर बड प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर बड प्रेजेंट नहीं होगी तो स्टेम एक नए प्लांट में डेवलप नहीं करेगी। दूसरा मेथड है लेयरिंग। जैसे जैस्मीन प्लांट होता है, जैस्मीन प्लांट में प्लांट की एक ब्रांच को खींचकर पुल करके और उसे जमीन में दबा दिया जाता है, और दबाने के बाद वो जो ब्रांच हमने पुल करके जमीन में दबाई थी, उसमें रूट्स डेवलप हो जाते हैं और एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। थर्ड वन इज द ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जनरली रोज प्लांट्स में होती है। तो रोज प्लांट्स या उसी के जैसे दूसरे प्लांट, जैसे एप्पल हो गया, पीच हो गया, एप्रिकॉट हो गया, इन सब में ग्राफ्टिंग होती है। तो दो प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक प्लांट की हम रूट्स लेते हैं, दूसरे प्लांट की हम शूट लेते हैं या स्टेम लेते हैं। दोनों को स्लांटिंग काटा जाता है, इस तरीके से काटा जाता है कि जब हम उनको ग्राफ्ट करें, एक दूसरे के ऊपर रखें, तो इनके कैम्बियम रिंग्स एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट हो जाएं। तो ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक प्लांट का स्टेम दूसरे प्लांट की रूट लेके उनको एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरीके से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद में उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है जमीन में लगाकर, तो एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है जिसमें प्रॉपर्टीज होती हैं दोनों ही प्लांट्स की। दोनों प्लांट्स कौन से, जिसकी रूट ली गई उसकी और जिसकी शूट ली गई उसकी भी। तो ये प्रोसेस हो गया ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग से कई बार क्या होता है, वैरायटी एक नई डेवलप होकर आती है जो कि बेटर होती है विद द पेरेंट प्लांट, क्योंकि उसमें दोनों ही प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होती हैं, डेवलप हो जाती हैं। फिर आ जाता है क्या एडवांटेजेस हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, क्या फायदे हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस, कई बार एग्जाम्स में ये आता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सिग्निफिकेंस या एडवांटेज क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हम एग्जैक्टली सेम प्लांट डेवलप कर लेते हैं जैसा कि पेरेंट प्लांट होता है। उसके अलावा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अर्लियर जल्दी आ जाते हैं इन कंपैरिजन टू दी पेरेंट प्लांट जो कि ओरिजिनल प्लांट होता है उससे। एक ही पेरेंट प्लांट से हम बहुत सारे नए प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन से हम सीडलेस प्लांट्स, मतलब सीडलेस प्लांट का मतलब हो गया कि हम ऐसे प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं जिनसे हमें सीडलेस फ्रूट्स मिल सकते हैं, या फिर वो प्लांट्स जिनमें सीड्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, उस केस में भी आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के थ्रू हम नए प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो हम जल्दी से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा, अगर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो इंट्रोडक्शन में हमने डीएनए कॉपिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि एग्जैक्ट डीएनए कॉपिंग होती है, इसका मतलब है कि द ऑफस्प्रिंग में जो ब्लूप्रिंट है ऑफस्प्रिंग का, इट इज एग्जैक्टली टू दैट ऑफ द पेरेंट। पेरेंट के बिल्कुल जैसा पेरेंट होते हैं वैसा ही होगा। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बींग्स का, तो ह्यूमन बींग्स में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे आर एग्जैक्टली द ब्लूप्रिंट ऑफ द पेरेंट। जैसे पेरेंट के अंदर 2 हाथ 2 पैर, 1 नाक, 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान है, वैसे ही ऑफस्प्रिंग्स में होंगे। इसका मतलब क्या, ब्लूप्रिंट है वो अपने पेरेंट का। वेरिएशन का मतलब होता है कि कैरेक्टर्स अगर डिफरेंट हो जाते हैं, कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कैरेक्टर्स डिफरेंट नहीं होते, वो एग्जैक्टली लाइक होते हैं अपने पेरेंट के। ठीक है, तो कैरेक्टर्स डिफरेंट कब होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में? जब मदर और फादर, मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे, दोनों के गैमेट्स, दोनों के सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप्स का होता है। उसमें फर्स्ट आ जाता है फिशन, जिसमें बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन होता है। दूसरा आ जाता है बडिंग। बडिंग में हमने ईस्ट और हाइड्रा के बारे में पढ़ा था। तीसरा आ गया रीजेनरेशन, देन फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो दिस इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, और उम्मीद है आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। और कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फोन नंबर दे दूंगी, आप लोग उस पर कॉल करके फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे कॉल कर सकते हो।